हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में ऑलरेडी 8 क्लास हो चुका है। ये सारा का क्या है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर वहां से क्या है कि आप वीडियो सारा देख सकते हैं। हम लोग जो है प्राचीन बिहार का इतिहास को देख लिए हैं। आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास के बारे में देखेंगे। ये जो है आपका 2 क्लास में क्या होगा कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मध्यकालीन बिहार के इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं तो क्या है कि तुर्क शासन में बिहार देखना है। ठीक है, स्थानीय वंश जिसमें कर्नाट वंश को देखना है। ठीक है, सल्तनत काल में बिहार को देखना है, मुगल काल में बिहार को देखना है, अफगान शासन में बिहार को देखना है, आपका जो है एक लास्ट जो देखना है सिख धर्म को देखना है। इतना जो है आपका क्या है कि मध्यकालीन बिहार के इतिहास का टॉपिक है और इतना आप करके जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सारा बन जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीचर का जो है बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ 17 बीपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है। ठीक है, दोनों में क्या है कि बीपीएससी जो है बिहार स्पेशल का बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है और इसका क्वेश्चन भी होता है ना जो और भी पोर्शन से क्या होता है कि इजी होता है। तो थोड़ा इसको ध्यान करके जाइएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन कम से कम नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तुर्क शासन में बिहार को। ठीक, अगर आपसे पूछे कि तुर्क शासक कौन ऐसा था जो बिहार में तुर्क सत्ता को क्या किया था कि स्थापना किया था, तो ये जो श्रेय जाता है किसका श्रेय जाता है, बख्तियार खिलजी का जाता है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि तुर्क सत्ता को बिहार में स्थापना किया था। और बख्तियार खिलजी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था कि दास था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि बख्तियार खिलजी किसका दास था, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था कि बख्तियार खिलजी एक दास था जो बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना किया था। ठीक, आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था तो उस समय जो बिहार था छोटे छोटे शासकों के अंदर काम कर रहा था, मतलब कि छोटे छोटे शासकों में बटा हुआ था। इसमें जो था आपका कर्नाट वंश एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये उत्तर बिहार जो मिथिला के क्षेत्र में पड़ता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग कर्नाट वंश देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, डिटेल्स में आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा 1198 ईस्वी में बिहार पर क्या किया, आक्रमण किया, जिसमें क्या किया था कि ओदंतपुरी को बिहार में जीत लिया था। ओदंतपुरी को अभी जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बिहार शरीफ के नाम से जाते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट किया था, कौन उसमें आग लगवा दिया था। तो ये जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया था कि जब ओदंतपुरी को जीता था ना, उस समय क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दोनों को नष्ट करवा दिया था और साथ ही साथ दोनों में क्या किया था कि आग भी लगवा दिया था। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, 1198 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि 1203 ईस्वी में बंगाल का जो एक नदिया जगह है उस पर क्या कर दिया कि चढ़ाई कर दिया, जो सेन वंश का क्या था कि राजधानी था नदिया। ये भी बात आपको याद रखना है। उस समय सेन वंश का अगर पूछ ले कि जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था नदिया पे तो उस समय कौन था सेन वंश का राजा शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मण सेन उस समय सेन वंश का शासक था, जो बिना लड़े ही क्या किया था कि डर के भाग गया था। और जो बख्तियार खिलजी इस क्षेत्र पर जब अधिकार किया तो उस क्षेत्र को अधिकार करके लखनौती को क्या किया था कि अपना राजधानी बनाया था। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है वह कि बख्तियार खिलजी का उसका एक अधिकारी था अली मर्दान, उसी ने क्या किया कि उसको हत्या कर दिया और बख्तियार खिलजी के शव को कहां पे दफनाया, तो बिहार शरीफ के इमादपुर में उसको दफनाया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं स्थानीय वंश कर्नाट वंश के बारे में। एक कर्नाट वंश से जो है बार बार सवाल पूछते रहता है और एक कर्नाट वंश पड़ता किधर है, तो मिथिला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्नाट वंश बोलते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। पाल वंश के पतन के बाद क्या हुआ कि तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ और कर्नाट वंश के संस्थापक के बारे में बार बार पूछते रहता है। तो इसका संस्थापक कौन थे, तो न्याय देव इसके क्या थे कि संस्थापक थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कर्नाट वंश के राजधानी के बारे में पूछते रहता है कि कहां पर इसका राजधानी था, तो इसका राजधानी था सिमरावगढ़ में, जो वर्तमान में अभी नेपाल में पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखना है। जब बख्तियार खिलजी बिहार पर अभियान चलाया था, बंगाल पर हम लोग जानते हैं कि सेन वंश पे आक्रमण कर दिया था, तो उस समय क्या किया था कि नरसिंह देव था वो क्या किया था कि सपोर्ट किया था बख्तियार खिलजी को। ये भी बात आपको याद रखना है, सहयोग किया था। और ये सहयोग क्यों किया था, क्योंकि जो सेन वंश था ना वो बार बार कर्नाट वंश को तंग करते रहता था, परेशान करते रहता था, संघर्ष करते रहता था। इसीलिए क्या किया था कि बख्तियार खिलजी को नरसिंह देव क्या किए थे कि सपोर्ट किए थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बार बार एक तुर्क सेनापति तुगरिल तुमन के अभियान के चर्चा होते रहता है, और इस चर्चा कौन किया था ये भी बात पूछते रहता है कि कौन इसका चर्चा किया था। तो तिब्बती एक धर्मस्वामी थे, वही क्या किए थे कि इसका चर्चा किए थे, ये बात आपको याद रखना है। हम लोग देखें अभी कि कर्नाट वंश का जो संबंध था दिल्ली के सुल्तान के साथ अच्छा था, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक क्या किया था कि अपने बंगाल के अभियान के समय कर्नाट वंश को भी विजय प्राप्त कर लिया था, ये भी बात आपको याद रखना था। संबंध तो अच्छा था, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल पर अभियान किया ना, आक्रमण किया 1324 ईस्वी में, तो ये क्या किया कि कर्नाट क्षेत्र को भी अपने बस में कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया था, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कर्नाट वंश के बार बार पूछते रहता है कि उस समय शासक कौन था, तो हरि सिंह देव था। और हरि सिंह देव एक क्या था, तो समाज सुधारक था, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1279 ईस्वी से लेके 1335 ईस्वी तक रहा था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि हरि सिंह देव जो थे इस वंश का क्या था कि अंतिम शासक था, और हरि सिंह देव के द्वारा ही एक पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। और ये जो है बार बार पूछते रहता है कि पंजी प्रबंध का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो हरि सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ये पंजी प्रबंध होता क्या था, तो मिथिला के क्षेत्र में जो ब्राह्मण होते थे ना, और मैथिली क्या होते थे, कायस्थ, जिसको अभी हम लोग लाला जी के नाम से जानते हैं, उन समुदाय का क्या था कि लिखित वंशावली था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पंजी प्रबंध बोलते हैं, जो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो हरि सिंह द्वारा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सल्तनत काल में बिहार का स्थिति कैसा था। इसमें क्या होता है कि बार बार सवाल यहाँ से बनते रहता है, और यहाँ से सवाल जब बनता है ना, तो बनता भी जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा एक तो छोटा सा टॉपिक होता है, और अंदर से क्या होता है कि पूछ लेता है, तो ये टॉपिक को ना कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि ये सब जो होता है ना कि आपका रिजल्ट का एक तरह से डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान होता था और बंगाल के शासक, ये दोनों के बीच में बिहार पड़ने के कारण, बिहार जो है दिल्ली और बंगाल के बीच में पड़ता है, तो ये दोनों के बीच में पड़ने के कारण क्या होता था कि इसमें एक जो है युद्ध का अखाड़ा बन के बिहार रह गया था। ये दोनों के बीच में संघर्ष रहता था, और बीच में पड़ने के कारण बिहार को एक युद्ध के अखाड़ा बन के रह गया था। ठीक है, इल्तुतमिश जो था क्या किया था कि दिल्ली के सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया कि बिहार पर अभियान चलाया, और 1225 ईस्वी में बंगाल और बिहार को अपने अधिकार में कर लिया था। कौन? तो इल्तुतमिश। ठीक है, जो कुछ समय के लिए ही इसके पास रहा था, परंतु इसके उत्तराधिकारी को खत्म होते ही क्या हुआ था कि ये जो अधिकार था बिहार और बंगाल पर से खत्म हो गया था इल्तुतमिश का। लेकिन आगे जाके क्या हुआ कि तुगलक काल में क्या हुआ कि गियासुद्दीन तुगलक जो था कर्नाट वंश पे क्या कर लिया था कि विजय प्राप्त कर लिया था। कब? तो 1324 ईस्वी में, ये बात आपको याद रखना है, जिसको वास्तविक नियंत्रक भी बोला जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि फिरोज शाह तुगलक भी बंगाल अभियान के समय, जब बंगाल अभियान किया था फिरोज शाह तुगलक 1359 ईस्वी में, उस समय ये बिहार आया था। ये जो है साक्ष्य कहां से मिलता है, तो पटना और गया कि उसके अभिलेख से क्या है कि ये साक्ष्य प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ये जो है आपका फिरोज शाह तुगलक राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का भी प्रमाण मिलता है, ये भी बात आपको याद रखना है। कुछ दान भी दिया था, ये भी बात आपको याद रखना है, किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तुगलक काल में क्या हुआ कि बिहार का अगर राजधानी पूछे कि बिहार का राजधानी तुगलक काल में कहां था, तो बिहार शरीफ था, और बिहार शरीफ जो था ना उस समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है, किसका आता है, तो मलिक इब्राहिम का आता है, जो मलिक बया भी कहलाते थे। और मलिक इब्राहिम का बार बार पूछते रहता है कि इसका मकबरा कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि बिहार शरीफ में पहाड़ी पर इसका क्या है कि मलिक इब्राहिम का मकबरा है। ठीक है, 13वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ था कि मिनहाज के रचना एक है तबकाते नासरी, जिसमें क्या है कि बिहार का उल्लेख भी मिलता है, ये भी बात आपको याद रखना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि 13वीं शताब्दी के मध्य में बिहार का कहाँ पे उल्लेख मिलता है, कौन ऐसा बुक है, तो उस बुक का नाम क्या है, तो तबकाते नासरी है, जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो मिनहाज के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अफगान शासन में बिहार, मतलब अफगान शासन में बिहार का स्थिति कैसा था ये देख लेते हैं। तो ये जो है आपका
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है सवाल ज्यादा बनता है मध्यकालीन बिहार में। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि 1495 से 1496 ईस्वी में दरिया खान नूहानी को अपना बिहार में क्या किया था कि प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। ये बात आपको याद रखना है। कौन नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने। किसको नियुक्त किया था? तो आपको याद रखना है दरिया खान नूहानी को। और कब किया था? तो 1495 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। इब्राहिम लोदी का क्या हुआ कि जब मृत्यु हुआ, वो मर गया, तो क्या हुआ कि दरिया खान नूहानी का जो पुत्र था बहार खान नूहानी, वो अपने स्वतंत्र सत्ता का घोषणा किया। दूसरी ओर क्या हुआ कि अफगान शासक जो था महमूद लोदी, वो बाबर के डर से बचने के लिए कहाँ पे आ गया था? तो बिहार आ गया था। ये बात आपको याद रखना है। बाबर ने क्या किया कि 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के अफगानों से लड़ाई किया और अफगानों को क्या किया कि पराजित किया। कौन? तो आपको याद रखना है बाबर। और इस युद्ध का नाम क्या था? तो घाघरा का युद्ध था, जो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1529 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। घाघरा के युद्ध के बाद क्या हुआ कि शेर शाह के नेतृत्व में पुनः जो है बिहार में अफगान का उदय हुआ। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये जो है मध्यकालीन बिहार के इतिहास में। तो शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, शेर शाह सूरी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये बार बार पूछते रहता। तो 1486 ईस्वी में हुआ था। और इसका पिता का नाम क्या था? तो हसन खां था, जो सासाराम के क्या था? तो एक जागीरदार था। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, शेर खां के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। अब बहार खां जो नूहानी था, फरीद खां को शेर खां का उपाधि दिया था। ये बात आपको याद रखना है। अरे इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछते रहता है कि शेर खां को उपाधि कौन दिया था? बहार खान नूहानी ने क्या किया था कि शेर खां का उपाधि दिया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद क्या किया कि बहार खां के विधवा जो पत्नी थी, उनका नाम क्या था? तो दूदू बेगम था। उनसे विवाह कर लिया और विवाह करके बिहार क्षेत्र को क्या कर लिए थे कि अपने अधिकार में कर लिया था। कौन? तो शेर शाह सूरी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, शेर खां ने क्या किया कि 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस क्षेत्र को क्या कर लिया था कि अपने अधिकार में कर लिया था। कौन? तो शेर खां। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 1544 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हिमायू को क्या किया कि पराजित किया। और हिमायू को पराजित करके क्या किया था कि शेर शाह का उपाधि धारण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से युद्ध के बाद जो है शेर खां जो है शेर शाह का उपाधि धारण किया था। तो चौसा के युद्ध के बाद जो 1539 ईस्वी में हुआ था, उसमें हिमायू को पराजित करके हरा कर क्या किया था कि अपने आप को शेर खां का उपाधि धारण किया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध हुआ, जिसको बिलग्राम का युद्ध के भी नाम से जानते हैं, जिसमें हिमायू को पराजित किया फिर से। और उस पराजय करने के बाद क्या किया कि दिल्ली में क्या किया का आपका सूर वंश का स्थापना किया। कौन? तो शेर खां मतलब शेर शाह सूरी ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 1541 ईस्वी में क्या किया था कि अपना क्षेत्रीय राजधानी बनाया था। कहाँ पे बनाया था? तो ये पटना में बनाया था, बिहार का। ये बात आपको याद रखना है। बार बार पूछते रहता है कि कौन ऐसा शासक था जो बिहार का अपना क्षेत्रीय राजधानी बनाया था? तो शेरशाह ने बनवाया था। ठीक है, और कब बनवाया था? तो 1541 ईस्वी में बनाया था। और इसका जो वर्णन है कहाँ पे मिलता है? तो कौन सा बुक में मिलता है? तो अब्दुल्ला के तारीख दौदी में इसका वर्णन है जो मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि शेर शाह ने क्या किया था कि 1543 ईस्वी में रायसीन और 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर क्या कर लिया था कि विजय प्राप्त कर लिया था। अब 1545 ईस्वी में क्या हुआ था कि कालिंजर पर जब अभियान चला रहा था, तो उसमें गोला फटने के कारण से घायल होकर क्या हुआ गया था कि ये मर गया था। ये बात आपको याद रखना है, इसको मृत्यु हो गया था। ठीक है, अपने आप में क्या हुआ गया था कि अपने ही जब कालिंजर में अभियान चल रहा था, तो इसके ही तरफ से एक गोला मारा गया। और वो गोला जो था दूसरे जो गोला घर था ना, मतलब बहुत सारा गोला रखा हुआ था, उस पे जाके गिर गया था। और उसमें से क्या हुआ कि ये सब गोला जो है जिधर तिधर जाने लगा था। ठीक है, और उसी में इसका क्या हो गया कि मृत्यु हो गया था। ये बात आपको याद रखना है शेरशाह सूरी का। ठीक, ये इतना आपको याद रखना है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही क्या किया था कि सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित एक क्या किया था कि मकबरा का निर्माण शुरू कर दिया था। ठीक है, और इस मकबरा को पूरा नहीं करवा पाया था, लेकिन इसका मकबरा का मृत्यु के बाद कौन पूरा करवाया था? तो इसका पुत्र जो था इस्लाम शाह, उसने क्या किया था कि पूरा किया था। ये बात आपको याद रखना है। जो कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है सासाराम में, सासाराम बिहार में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि शेरशाह के मकबरा के बारे में कुछ डिटेल्स में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि कृत्रिम झील के मध्य स्थित है, जो कैसा है? तो अष्टकोणीय है। जो क्या चीज का बना है? तो ये भी बात आपको याद रखना है, लाल बलुआ पत्थर का निर्मित है, जो इस तरह का है। आप जाके वहां पे घूम भी सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि शेरशाह ने क्या हुआ था कि बिहार में रोहतास का किला भी बनवाया था। ये बार बार पूछते रहता है कि शेरशाह ने कहाँ पे किला बनवाया था? तो रोहतास का जो किला बनवाया था, कौन बनवाया था? तो आपको याद रखना है, शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। और शेरशाह ने क्या किया था कि जब्ती प्रणाली चलाई थी, जिसमें क्या होता था कि भूमि के माप के आधार पर लगान दिया जाता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। और इसको जो है अकबर ने भी क्या किया था कि अपनाया था। ठीक, शेरशाह के शासन में सुव्यवस्थित शासन प्रणाली भी प्रसिद्ध था। उस पर शासन में क्या क्या था? तो आपका संचार व्यवस्था था, डाक व्यवस्था था, सैन्य व्यवस्था था, राजस्व व्यवस्था था। इसमें व्यापक सुधार भी कौन किया था? शेरशाह। ये भी बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि शेर खां के बाद क्या हुआ था कि उसका पुत्र जो था जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण किया, और साथ ही साथ वो जो है अपना गद्दी पे बैठा। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि सूर्यवंश जो था 3 भागों में बट गया, और 1555 ईस्वी में मच्छीवार का एवं सर हिंद के युद्ध में हिमाऊ ने क्या किया कि सिकंदर सूरी को पराजित किया, और फिर सूर्यवंश का क्या कर दिया? हिमाऊ के द्वारा अंत कर दिया गया। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो है आगे जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि मुगल काल में बिहार का जो स्थिति है वो देख लेंगे, और साथ ही साथ सिख धर्म को देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।